देखिए, इस वीडियो में हम फिजियोलॉजी के फर्स्ट पेपर के ब्लड टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम ब्लड के बेसिक्स को पढ़ेंगे। देखिए, ब्लड एक स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, क्योंकि यह शरीर के अलग-अलग हिस्सों को आपस में जोड़कर उनके बीच तालमेल बनाए रखता है और साथ ही यह लिक्विड फॉर्म में होता है, इसलिए आसानी से पूरे शरीर में फ्लो कर सकता है। देखिए, कनेक्टिव टिश्यू का मतलब सिर्फ स्ट्रक्चर को जोड़ना नहीं होता, बल्कि ऑर्गन्स और सेल्स के बीच न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, हॉर्मोन्स और सिग्नल्स को कनेक्ट करना भी है, और यह काम ब्लड करता है। ब्लड के दो मेन भाग होते हैं, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा लिक्विड पार्ट होता है, जिसमें पानी, प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स, हॉर्मोन्स और वेस्ट सब्सटेंस घुले रहते हैं। इसी प्लाज्मा में तैरते हुए आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं, जिनको फॉर्म्ड एलिमेंट कहा जाता है। आरबीसी ऑक्सीजन ढोने का काम करते हैं, डब्ल्यूबीसी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाते हैं और प्लेटलेट्स ब्लीडिंग को रोकने में हेल्प करते हैं। यानी कि ब्लड का हर हिस्सा किसी न किसी ज़रूरी काम के लिए बना हुआ है। ब्लड अपने आप नहीं चलता, इसे हार्ट पंप करता है और यह ब्लड वेसल्स यानी आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के अंदर सर्कुलेट करता है। देखिए, ब्लड एक मोटर के जैसे हैं और उसकी ब्लड वेसल्स पाइप, जिनके अंदर से ब्लड लगातार घूमता रहता है, ताकि शरीर का कोई भी सेल सप्लाई से वंचित न रहे। अगर किसी जगह ब्लड सप्लाई रुक जाए तो वहाँ के सेल्स डैमेज होने लगते हैं। ब्लड का काम सिर्फ चीज़ें पहुँचाना नहीं होता, बल्कि शरीर के अंदर बैलेंस बनाए रखना और सुरक्षा देना भी होता है। यह ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और हॉर्मोन्स का। यह रेगुलेशन करता है टेम्परेचर, पीएच और बॉडी फ्लूइड्स का, और यह प्रोटेक्शन देता है इन्फेक्शन से और ब्लीडिंग से। इसी वजह से कहा जाता है कि ब्लड शरीर का लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, क्योंकि इसके बिना ऑर्गन्स अपना काम ठीक से नहीं कर सकते। देखिए, ब्लड का सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है ट्रांसपोर्ट करना, यानी शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ज़रूरी चीज़ें पहुंचाना और बेकार चीज़ों को वापस ले आना। सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की। लंग्स में जो ऑक्सीजन हम सांस लेते हैं, वह ब्लड में मौजूद आरबीसी के हीमोग्लोबिन से चिपक जाती है। फिर वही आरबीसी ऑक्सीजन को पूरे शरीर के टिश्यू तक पहुंचाते हैं। जहां ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वहां हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन छोड़ देता है और सेल उसे यूज़ करके एनर्जी बनाता है। अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाए तो ऑक्सीजन कम पहुंचेगी और व्यक्ति को कमज़ोरी, थकान और सांस फूलने जैसी प्रॉब्लम्स दिखेगी, जिसको हम एनीमिया बोलते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट को समझो। जब सेल्स ऑक्सीजन से एनर्जी बनाते हैं, तो वेस्ट के रूप में CO2 बनती है, और यह CO2 टिश्यू से ब्लड में जाती है और ब्लड इसे वापस लंग्स तक लेके आता है, जहाँ से हम इसे सांस के साथ बाहर निकाल देते हैं। अगर यह प्रोसेस ठीक से न हो तो शरीर में एसिडिटी बढ़ने लगती है, जो काफ़ी डेंजरस हो सकती है। देखिए, ब्लड न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट भी करता है, जैसे खाना डाइजेशन के बाद इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर ब्लड में आता है, जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड्स और विटामिन्स।
ब्लड इन्हें इन्हें लीवर से फिर पूरे शरीर के सेल्स तक पहुंचाता है ताकि सेल्स को ग्रोथ, रिपेयर और एनर्जी के लिए मटेरियल मिल सके। इसलिए अगर ब्लड सप्लाई किसी ऑर्गन में कम हो जाए तो उस ऑर्गन को न्यूट्रिशन भी कम मिलेगा। ब्लड का एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है हॉर्मोन्स का ट्रांसपोर्ट। देखिए हॉर्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स जैसे थायराइड, पैनक्रियाज, एड्रिनल से निकलते हैं, लेकिन उनका इफेक्ट बॉडी के दूर दूर के ऑर्गन्स पर होता है। ये हॉर्मोन्स ब्लड के थ्रू टारगेट ऑर्गन तक पहुंचते हैं, जैसे इंसुलिन पैनक्रियाज से निकलकर ब्लड के रास्ते मसल्स और लीवर तक पहुंचता है और वहां जाकर ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। इसके अलावा ब्लड वेस्ट प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम भी करता है, जैसे यूरिया और यूरिक एसिड किडनीज तक और बिलिरुबिन लीवर तक। ब्लड के माध्यम से ही ये अपने टारगेटेड ऑर्गन तक पहुंचते हैं ताकि उन्हें बॉडी से बाहर निकाला जा सके। अगर ब्लड यह काम न करे तो वेस्ट जमा होकर शरीर को पॉइजन करने लगेगा, जिसे हम किडनी फेलियर या जॉन्डिस जैसी कंडीशंस में देखते हैं। इस तरह ब्लड को हम सही मायने में शरीर की डिलीवरी और गार्बेज कलेक्शन सिस्टम दोनों कह सकते हैं, जो लगातार बिना रुके काम करता है और बॉडी स्मूथली चलती रहती है। ब्लड का दूसरा इम्पोर्टेंट काम होता है शरीर के अंदर के एनवायरनमेंट को स्टेबल रखना, यानी कि टेम्परेचर, पीएच और फ्लूइड्स का बैलेंस बनाए रखना ताकि सेल्स ठीक से काम कर सकें। सबसे पहले बॉडी टेम्परेचर टेम्परेचर रेगुलेशन को समझिए। देखिए ब्लड पूरे शरीर में हीट को कैरी करता है और जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करता है। जब शरीर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो स्किन की ब्लड वेसल्स फैल जाती है, जिससे ज़्यादा ब्लड स्किन के पास आता है और हीट बाहर निकल जाती है, इसलिए पसीना आता है। और जब ठंड लगती है तो स्किन की ब्लड वेसल्स टूट जाती है, जिससे हीट अंदर बनी रहती है, यानी कि ब्लड शरीर के लिए एक चलता फिरता हीट रेगुलेटर की तरह काम करता है। अब बात करते हैं पीएच रेगुलेशन की। हमारे बॉडी फ्लूइड्स का नॉर्मल पीएच लगभग 7.35 से 7.45 होना चाहिए। मेटाबॉलिज्म के दौरान एसिड्स बनते हैं जो पीएच को बिगाड़ सकते हैं। ब्लड में कुछ स्पेशल सिस्टम होते हैं जिन्हें बफर्स कहते हैं, जैसे कि बाइकार्बोनेट बफर, हीमोग्लोबिन बफर और प्लाज्मा प्रोटीन बफर। ये बफर एक्स्ट्रा एसिड या बेस को न्यूट्रलाइज करके पीएच को नॉर्मल रेंज में बनाए रखते हैं। अगर पीएच ज़्यादा बदल जाए तो एंजाइम्स काम करना बंद कर देते हैं और पेशेंट की हालत क्रिटिकल हो सकती है। तीसरा इम्पोर्टेंट काम है फ्लूइड बैलेंस बनाए रखना। ब्लड के प्लाज्मा में प्रोटीन्स होते हैं, खासकर एल्ब्यूमिन, जो ब्लड वेसल्स के अंदर पानी को खींचकर रखते हैं। इसे ऑनकोटिक प्रेशर बोलते हैं। इससे फ्लूइड बाहर टिश्यू में नहीं जाता और स्वेलिंग नहीं होती। अगर एल्ब्यूमिन कम हो जाए, जैसे लीवर डिजीज या मेल न्यूट्रिशन में, तो पानी ब्लड से बाहर निकलकर टिश्यू में जमा होने लगता है, जिसे एडिमा कहते हैं। इसलिए प्लाज्मा प्रोटीन्स ब्लड के फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। इस तरह ब्लड शरीर के अंदर टेम्परेचर, केमिकल बैलेंस और फ्लूइड बैलेंस को कंट्रोल करके होम्योस्टेसिस बनाए रखता है ताकि हर ऑर्गन और सेल सही कंडीशन में काम कर सके। ब्लड का तीसरा इम्पोर्टेंट काम होता है प्रोटेक्शन। शरीर को बाहरी और अंदर के खतरों से ब्लड प्रोटेक्ट करता है। यह प्रोटेक्शन मेनली तीन तरीकों से देता है: इम्यूनिटी,
ब्लीडिंग रोककर और टॉक्सिन्स को बाहर निकालकर। सबसे पहले इम्यूनिटी की बात करते हैं। देखिए, ब्लड में मौजूद WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स बॉडी की डिफेंस आर्मी होते हैं। ये बैक्टीरिया, वायरस और दूसरे हार्मफुल एजेंट्स को पहचान कर उन्हें डिस्ट्रॉय करते हैं। कुछ WBC एंटीबॉडीज बनाते हैं जो दोबारा आने वाले इन्फेक्शन को जल्दी डिटेक्ट करके ख़त्म करने में हेल्प करते हैं। इसलिए जब WBC कम हो जाते हैं तो व्यक्ति को बार बार इन्फेक्शन होने लगता है। दूसरा इम्पोर्टेंट प्रोटेक्टिव रोल है होम्योस्टेसिस, यानी कि ब्लीडिंग को रोकना। जब कहीं चोट लगती है तो ब्लड वेसल कटती है और ब्लड में मौजूद प्लेटलेट्स और क्लोटिंग फैक्टर मिलकर क्लोट बनाते हैं और ब्लीडिंग को रोक देते हैं। अगर प्लेटलेट्स कम हो या क्लोटिंग फैक्टर ठीक से काम न करें तो छोटी सी चोट पर भी ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, जैसे कि हेमोफीलिया या कि फिर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में होता है। तीसरा प्रोटेक्टिव काम है डिटॉक्स सपोर्ट। हमारे शरीर में रोज़ मेटाबॉलिज्म से और बाहर से भी कुछ टॉक्सिन्स बनते या आते रहते हैं। ब्लड इन टॉक्सिक सब्सटेंस को लीवर और किडनीज तक पहुंचाता है, जहां उन्हें डिटॉक्सिफाई या बाहर निकाल दिया जाता है। अगर ब्लड यह ट्रांसपोर्ट न करे तो टॉक्सिन्स बॉडी में जमा होकर ऑर्गन्स को डैमेज करने लगेंगे। देखिए, इस तरह ब्लड शरीर के लिए एक सिक्योरिटी सिस्टम की तरह काम करता है, जो इन्फेक्शन से लड़ता है, ब्लीडिंग को रोकता है और टॉक्सिन्स को बाहर निकलवाने में हेल्प करता है। देखिए, प्लाज्मा जो होता है वो ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है, जो हल्के पीले रंग का दिखाई देता है। यही वह मीडियम होता है जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तैरते रहते हैं। अगर आप ब्लड को टेस्ट ट्यूब में डालकर सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो ऊपर की जो क्लियर येलो लेयर दिखेगी वो प्लाज्मा की होती है। प्लाज्मा का लगभग 90 टू 92% हिस्सा पानी होता है, इसलिए यह आसानी से फ्लो कर सकता है और पूरे शरीर में चीज़ों को कैरी कर सकता है। बाकी हिस्से में कई ज़रूरी सब्सटेंस घुले रहते हैं, जैसे प्लाज्मा प्रोटीन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, न्यूट्रिएंट्स, हॉर्मोन्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स। प्लाज्मा प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा होता है एल्ब्यूमिन, जो ब्लड के अंदर पानी को बनाए रखता है और फ्लूइड को बाहर टिश्यू में जाने से रोकता है। इसी को ऑन्कोटिक प्रेशर कहा जाता है। ग्लोब्यूलिन्स इम्यूनिटी से जुड़े होते हैं। इनमें एंटीबॉडी शामिल होते हैं और जो फाइब्रिनोजन होते हैं ये क्लॉट बनाने में काम आते हैं। अब प्लाज्मा में इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट्स होते हैं, जो नर्व फंक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन और पीएच बैलेंस के लिए ज़रूरी होते हैं। इनके बिना हार्ट बीट, मसल मूवमेंट और ब्रेन एक्टिविटी पॉसिबल नहीं होती। देखिए, प्लाज्मा ही न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स और फैट्स, जो डाइजेशन के बाद इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर ब्लड में आते हैं और फिर बॉडी सेल तक पहुंचते हैं। साथ ही प्लाज्मा के थ्रू ही हॉर्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड से टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंचते हैं और बॉडी फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा प्लाज्मा में वेस्ट प्रोडक्ट्स भी रहते हैं, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड और क्रेटिनिन, जिन्हें प्लाज्मा किडनी तक ले जाता है ताकि बॉडी से बाहर निकाला जा सके। बिलिरुबिन को लीवर तक पहुंचाने का काम भी प्लाज्मा ही करता है। इस तरह प्लाज्मा को हम बॉडी की ट्रांसपोर्ट हाईवे बोल सकते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स, हॉर्मोन्स और
वेस्ट को कैरी करता है, फ्लूइड बैलेंस को बनाए रखता है, इम्यूनिटी और क्लॉटिंग में मदद करता है और पूरे बॉडी सिस्टम को स्मूथली चलाने में सेंट्रल रोल प्ले करता है। अब बात करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स की, जो पूरे ब्लड का 45% होता है और इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आते हैं। तो सबसे पहले आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स की बात करते हैं। देखिए, आरबीसी सबसे ज़्यादा संख्या वाले सेल्स होते हैं और ब्लड को लाल रंग भी इन्हीं की वजह से मिलता है। इनका शेप बाइकॉनकेव डिस्क जैसा होता है, यानी कि बीच से थोड़ा दबा हुआ और किनारों पर मोटा। यह शेप बहुत प्रैक्टिकल है क्योंकि इससे आरबीसी का सरफेस एरिया बढ़ जाता है और ऑक्सीजन को जल्दी पिक और रिलीज करने में हेल्प मिलती है। साथ ही ये आसानी से बहुत पतली कैपिलरीज से भी गुजर सकते हैं। मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता ताकि सेल के अंदर ज़्यादा जगह हीमोग्लोबिन के लिए मिल सके। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है जिसमें आयरन होता है और यही ऑक्सीजन को बाइंड करके लंग्स से टिश्यू तक ले जाता है। जहाँ ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वहाँ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन छोड़ देता है और सेल उसे यूज़ करके एनर्जी बनाता है। आरबीसी का मेन फंक्शन है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लंग्स तक ले जाना। CO2 का कुछ हिस्सा हीमोग्लोबिन से जुड़कर और ज़्यादा हिस्सा प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट फॉर्म में लंग्स तक पहुंचता है। इस तरह आरबीसी रेस्पिरेशन प्रोसेस में सेंट्रल रोल प्ले करता है। हर आरबीसी की लाइफ स्पैन लगभग 120 दिन की होती है। उसके बाद ये पुराने हो जाते हैं और स्प्लीन, लीवर और बोन मैरो में टूट जाते हैं। इनके टूटने से निकलने वाला आयरन फिर से नए हीमोग्लोबिन बनाने में यूज हो जाता है और बाकी हिस्सा बिलिरुबिन बनकर लीवर के थ्रू बाहर निकलता है। इसलिए अगर आरबीसी काउंट कम हो जाए या हीमोग्लोबिन कम हो जाए तो बॉडी को ऑक्सीजन कम मिलेगी और पेशेंट को वीकनेस, डिजीनेस और सांस फूलने जैसी प्रॉब्लम्स दिखाई देगी, जिसको हम क्लिनिकली एनीमिया कहते हैं। अब सेकंड जो एलिमेंट है वो है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल्स। ये शरीर की डिफेंस आर्मी होते हैं। ये आरबीसी की तरह ऑक्सीजन को कैरी नहीं करते, बल्कि इनका काम शरीर को इन्फेक्शन और फॉरेन पार्टिकल से बचाना होता है। डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होता है, इसलिए ये एक्टिव सेल्स होते हैं और ज़रूरत पड़ने पर अपना शेप बदलकर टिश्यू के अंदर से भी जा सकते हैं जहां इन्फेक्शन हुआ होता है। डब्ल्यूबीसी का मेन फंक्शन है इम्यूनिटी देना, यानी कि बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई से और पैरासाइट से लड़ना और साथ ही बॉडी को फ्यूचर इन्फेक्शन के लिए प्रिपेयर करना। जब कहीं इन्फेक्शन होता है तो ब्लड में डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाती है, जिसे हम क्लिनिकली ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। डब्ल्यूबीसी को दो मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट्स। यह क्लासिफिकेशन इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स की प्रेजेंस के आधार पर होता है। सबसे पहले ग्रेन्युलोसाइट्स की बात करते हैं। इसमें आता है न्यूट्रोफिल्स। सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले ये डब्ल्यूबीसी होते हैं और ये सबसे पहले इन्फेक्शन साइट पर पहुंचते हैं। ये बैक्टीरिया को खाकर डिस्ट्रॉय करते हैं, जिसे फैगोसाइटोसिस कहते हैं। इसलिए इन्हें फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस माना जाता है। और जो दूसरे ग्रेन्युलोसाइट होते हैं उसको इयोसिनोफिल्स बोलते हैं और ये मेनली एलर्जी और पैरासाइटिक इन्फेक्शन में रोल प्ले करते हैं। अस्थमा या वोम इन्फेक्शन में
इयोसिनोफिल काउंट बढ़ा हुआ मिलता है। तीसरे टाइप के जो ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं वो होते हैं बेसोफिल्स। ये एलर्जी और इन्फेक्शन से जुड़े हुए होते हैं और हिस्टामिन जैसे केमिकल रिलीज करते हैं, जिससे स्वेलिंग और रेडनेस होती है। अब इसके दूसरे टाइप एग्रेनुलोसाइट्स की बात करते हैं, जिसमें पहले टाइप के सेल्स है लिम्फोसाइट्स। ये इम्यूनिटी के सबसे इम्पोर्टेंट सेल्स हैं। इनमें बीटा सेल्स एंटीबॉडीज बनाते हैं और टी सेल्स इन्फेक्टेड या एबनॉर्मल सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, और एन के सेल्स ट्यूमर या कि फिर वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को मारते हैं। एग्रेनुलोसाइट्स में दूसरा ये जो सेल्स आते हैं वो है मोनोसाइट्स। देखिए, मोनोसाइट्स ब्लड से टिश्यू में जाकर माइक्रोफैगस बन जाते हैं और बड़े बड़े पार्टिकल डेड सेल्स और बैक्टीरिया को साफ करते हैं। इसलिए इन्हें बॉडी के सफाई कर्मचारी भी बोल सकते हैं। देखिए, इस तरह डब्ल्यूबीसी अलग अलग तरीके से काम करके बॉडी को हर तरह के इन्फेक्शन से बचाते हैं और इम्यून सिस्टम की बैकबोन को बनाते हैं। देखिए, जो प्लेटलेट्स होते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स, असल में ये पूरे सेल्स नहीं होते, बल्कि ये सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं जो बोन मैरो में मौजूद मेगाकारियोसाइट्स नाम के बड़े सेल से टूटकर बनते हैं। इसलिए प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन फिर भी ये काफ़ी एक्टिव होते हैं और इंजरी के समय तुरंत काम शुरू कर देते हैं। प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन है ब्लड क्लॉटिंग, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में हेमोस्टेसिस कहते हैं। जब कहीं ब्लड वेसल कट जाती है तो सबसे पहले प्लेटलेट्स उस जगह पर चिपक जाते हैं और आपस में जुड़कर एक प्लेटलेट प्लग बना लेते हैं। इसके बाद ये क्लॉटिंग फैक्टर्स को एक्टिवेट करते हैं, जिससे फाइब्रिन का जाल बनता है और मजबूत क्लॉट बनकर ब्लीडिंग रुक जाती है। प्लेटलेट्स की लाइफ स्पैन लगभग 7 से 10 दिन की होती है। इसके बाद ये मेनली स्प्लीन में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और बोन मैरो से नए प्लेटलेट्स बनते रहते हैं, ताकि ब्लड में इनकी क्वांटिटी नॉर्मल बनी रहे। अगर प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाए, जिसे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं, तो प्लेटलेट्स को नाक से खून आना, स्किन पर रेड स्पॉट या छोटी चोट पर भी ज़्यादा ब्लीडिंग होना, ये कंडीशंस हो सकती है। और अगर प्लेटलेट्स ज़्यादा हो जाए तो अनवांटेड क्लॉट बनने का रिस्क बढ़ सकता है। इसलिए प्लेटलेट्स शरीर के लिए इमरजेंसी रिपेयर सिस्टम की तरह काम करते हैं, जो तुरंत लीक को बंद करके बॉडी को ब्लड लॉस से बचाते हैं। हेमेटोक्राइट या पीसीवी यानी कि पैक्ड सेल वॉल्यूम। देखिए, हेमेटोक्राइट या पीसीवी का मतलब होता है ब्लड में मौजूद फॉर्म्ड एलिमेंट्स का परसेंटेज, खासकर आरबीसी का प्रपोर्शन। जब ब्लड को टेस्ट ट्यूब में डालकर सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो नीचे की तरफ आरबीसी जमा हो जाते हैं और ऊपर प्लाज्मा रहता है, और बीच में बहुत पतली डब्ल्यूबीसी व प्लेटलेट्स की लेयर होती है, जिसे बफी कोट कहते हैं। नीचे जो पैक्ड आरबीसी का पार्ट होता है, वही पीसीवी को रिप्रेजेंट करता है। अगर टोटल ब्लड को 100 पार्ट्स माने तो नॉर्मली लगभग 45 पार्ट्स मेल्स में और 40 पार्ट्स फीमेल्स में सेल्स होते हैं। बाकी हिस्सा प्लाज्मा होता है। इसलिए मेल्स में पीसीवी थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि उनमें आरबीसी काउंट और हीमोग्लोबिन जनरली ज़्यादा होते हैं। पीसीवी का क्लिनिकल यूज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर पीसीवी कम है तो इसका मतलब कि एनीमिया है, यानी कि ब्लड में आरबीसी कम है। और अगर पीसीवी ज़्यादा है तो ब्लड थिक हो जाता है, जिसे पॉलीथीमिया कहा जाता है। इससे क्लॉट बनने और हार्ट पर लोड पड़ने का रिस्क रहता है।
आसान शब्दों में कहें तो पीसीवी हमें यह आइडिया देता है कि ब्लड कितना कॉन्सेंट्रेटेड या कितना डाइल्यूट है और बॉडी की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कैसी है। इसलिए एनीमिया, डिहाइड्रेशन और ब्लड डिसऑर्डर में पीसीवी एक बेसिक पर काफ़ी यूज़फुल टेस्ट होता है। ब्लड की फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले इसके वॉल्यूम को समझिए। देखिए, ब्लड वॉल्यूम का मतलब होता है शरीर में मौजूद टोटल ब्लड की क्वांटिटी। एक नॉर्मल अडल्ट इंसान में लगभग 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, जो बॉडी वेट का करीब 7 से 8% होता है। इसलिए जो व्यक्ति ज़्यादा हैवी होता है, उसमें ब्लड वॉल्यूम भी थोड़ा ज़्यादा होता है। मेल्स में ब्लड वॉल्यूम जनरली फीमेल से थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि मेल्स में बॉडी साइज, मसल मास और आरबीसी काउंट ज़्यादा होता है। फीमेल में ब्लड वॉल्यूम थोड़ा कम होता है और प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है ताकि मदर और बेबी दोनों की ज़रूरतें पूरी हो सके। ब्लड वॉल्यूम बॉडी के लिए काफ़ी क्रिटिकल होता है, क्योंकि यही डिसाइड करता है कि ऑर्गन्स को कितना ब्लड सप्लाई मिल रहा है। और अगर किसी एक्सीडेंट में काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए और ब्लड वॉल्यूम अचानक कम हो जाए, तो ब्लड प्रेशर गिर सकता है और शॉक हो सकता है, जिसे हाइपोवोल्मिक शॉक कहा जाता है। यह इमरजेंसी कंडीशन होती है। कुछ कंडीशंस में ब्लड वॉल्यूम बढ़ भी सकता है, जैसे ज़्यादा फ्लूइड लेने या कि फिर किडनी प्रॉब्लम में फ्लूइड रिटेंशन होने पर। इससे हार्ट पर लोड बढ़ता है और एडिमा या हार्ट फेलियर जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए ब्लड वॉल्यूम को बॉडी काफ़ी टाइटली रेगुलेट करती है, मेनली किडनीज और हॉर्मोन्स जैसे एडीएच और एल्डोस्टेरोन्स के थ्रू, ताकि सर्कुलेशन नॉर्मल रहे और ऑर्गन्स को प्रॉपर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें। ब्लड विस्कोसिटी का मतलब होता है किसी फ्लूइड या ब्लड की थिकनेस या कि फिर फ्लो में रेजिस्टेंस। सिंपल शब्द में कहें तो ब्लड कितना गाढ़ा या पतला है, यही विस्कोसिटी बताती है। ब्लड पानी की तुलना में लगभग 5 गुना ज़्यादा गाढ़ा होता है, इसलिए इसे पंप करने के लिए हार्ट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ब्लड की विस्कोसिटी मेनली आरबीसी की संख्या और प्लाज्मा में प्रोटीन्स पर डिपेंड करती है। अगर आरबीसी ज़्यादा हो जाए, जैसे कि पॉलीस्थीमिया में, तो ब्लड ज़्यादा थिक हो जाता है और फ्लो स्लो हो जाता है। इस तरह डिहाइड्रेशन में प्लाज्मा कम हो जाता है, तो भी ब्लड कॉन्सेंट्रेटेड होकर विस्कोसिटी बढ़ जाती है। जब ब्लड ज़्यादा थिक हो जाता है, तो हार्ट इसे पंप करने के लिए ज़्यादा एनर्जी खर्च करता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और हार्ट पर एक्स्ट्रा लोड पड़ता है। ठीक है, ब्लड छोटे कैपिलरीज से ठीक से फ्लो नहीं कर पाता, जिससे टिश्यू को ऑक्सीजन सप्लाई कम होती है। और इसके उलट अगर ब्लड काफ़ी थिन हो जाए, पतला हो जाए, जैसे सीवियर एनीमिया में होता है, तो विस्कोसिटी कम हो जाती है। इससे ब्लड जल्दी फ्लो तो करता है, लेकिन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होने की वजह से टिश्यू को फिर भी प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। इसलिए विस्कोसिटी का बैलेंस में होना काफ़ी ज़रूरी है, ताकि ब्लड आसानी से फ्लो भी करे और टिश्यूज़ को एफिशिएंट ऑक्सीजन भी मिलती रहे और हार्ट को ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत न करनी पड़े। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है ब्लड की डेंसिटी की तुलना पानी से करना, यानी कि ब्लड पानी से कितना भारी है, यह स्पेसिफिक ग्रेविटी बताती है। नॉर्मल ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी लगभग 1.05 से 1.06 के बीच होती है।
जबकि प्लाज्मा की स्पेसिफिक ग्रेविटी थोड़ी कम, लगभग 1.025 से 1.030 होती है। ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी मेनली दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहला आरबीसी की संख्या और दूसरा प्लाज्मा प्रोटीन की मात्रा। जितने ज़्यादा आरबीसी होंगे, ब्लड उतना ही ज़्यादा डेंस होगा और स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ेगी। इसलिए पॉलीस्थीमिया में स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ी हुई मिलती है। अगर किसी व्यक्ति में एनीमिया है, यानी कि आरबीसी कम है, तो ब्लड हल्का हो जाता है और स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो जाती है। इसी तरह अगर प्लाज्मा प्रोटीन्स कम हो, जैसे लीवर डिजीज या मेल न्यूट्रिशन में, तो भी स्पेसिफिक ग्रेविटी घट सकती है। क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें ब्लड की कॉन्सेंट्रेशन का आइडिया देती है। यह इनडायरेक्ट तरीके से एनीमिया, डिहाइड्रेशन या ब्लड डिसऑर्डर के बारे में हिंट देती है। इसलिए पुराने समय में इसे स्क्रीनिंग टेस्ट की तरह यूज़ किया जाता था। सिंपल भाषा में अगर कहें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी यह बताती है कि ब्लड कितना थिक और हैवी है कंपेयर्ड टू वाटर, और यह ब्लड के सेल्यूलर और प्रोटीन कंटेंट को रिफ्लेक्ट करती है। पीएच का मतलब होता है किसी सॉल्यूशन की एसिडिक या एल्कलाइन नेचर। ब्लड का पीएच काफ़ी टाइटली मेंटेन रहता है और यह लगभग 7.35 से 7.45 के बीच होता है, यानी कि ब्लड स्लाइटली एल्कलाइन होता है। इतना नैरो रेंज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे बॉडी के एंजाइम्स और सेल्स इसी रेंज में सही तरीके से काम करते हैं। बॉडी के मेटाबॉलिज्म के दौरान लगातार एसिड्स बनते हैं, जैसे लैक्टिक एसिड, कार्बोनिक एसिड आदि। अगर ये एसिड्स न्यूट्रलाइज न हो तो ब्लड का पीएच नीचे गिरने लगता है, जिसको एसिडोसिस कहते हैं। वहीं अगर पीएच ज़्यादा बढ़ जाए तो उसको एल्कनोसिस कहते हैं। दोनों ही कंडीशंस डेंजरस हो सकती है क्योंकि इससे हार्ट, ब्रेन और एंजाइम इनके फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं। ब्लड का पीएच कंट्रोल करने के लिए बॉडी के पास तीन मेन सिस्टम्स होते हैं। सबसे पहले बफर सिस्टम, जैसे कि बाइकार्बोनेट बफर, हीमोग्लोबिन बफर और प्लाज्मा प्रोटीन बफर, जो तुरंत एसिड या बेस को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। दूसरा लंग्स, जो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालकर एसिडिटी को कंट्रोल करते हैं। तीसरा किडनीज, जो एसिड्स और बेसिस को यूरिन के थ्रू एडजस्ट करके लॉन्ग टर्म बैलेंस बनाए रखते हैं। देखिए, क्लिनिकल प्रैक्टिस में ब्लड पीएच काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, खासकर आईसीयू में पेशेंट्स डायबिटिक केटोएसिडोसिस, किडनी फेलियर और रेस्पिरेटरी डिजीज में। थोड़ा सा भी पीएच चेंज पेशेंट कंडीशन को सीरियस बना सकता है। इसलिए ब्लड पीएच को बॉडी सबसे स्ट्रिक्ट कंडीशन में रखती है और इसलिए कहा जाता है कि ब्लड पीएच बॉडी के केमिकल स्टेबिलिटी का इंडिकेटर होता है और इसके बिगड़ते ही बॉडी सिस्टम पर असर पड़ने लगता है। अगर किसी पेशेंट में हीमोग्लोबिन कम है तो सबसे पहले कौन सा फंक्शन डिस्टर्ब होता है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन। देखिए, हीमोग्लोबिन आरबीसी में होता है और वही ऑक्सीजन को कैरी करता है। इसलिए अगर हीमोग्लोबिन कम है तो टिश्यू को ऑक्सीजन भी कम मिलेगा। लीवर डिजीज में पेशेंट को बॉडी स्वेलिंग या फिर एडिमा क्यों हो जाती है? क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन एल्ब्यूमिन कम हो जाते हैं। देखिए, एल्ब्यूमिन जो होते हैं वो ऑनकोटिक प्रेशर बनाए रखते हैं। कम हुआ तो पानी टिश्यूज में चला जाता है। सीवियर ब्लीडिंग के बाद पेशेंट को शॉक क्यों हो सकता है? ब्लड वॉल्यूम कम हो जाने से,
देखिए, जब कम वॉल्यूम होता है तो बीपी गिरता है और ऑर्गन्स को ब्लड नहीं मिलता, जिस वजह से उन्हें शॉक हो सकता है। डिहाइड्रेशन में ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि जब डिहाइड्रेशन होता है तब प्लाज्मा कम हो जाता है, ब्लड है वो थिक हो जाता है, फ्लो है वो रुक जाता है और बीपी बढ़ सकती है। यानी अगर मोटा मोटी कहे तो विस्कोसिटी बढ़ने से। एनीमिया में स्पेसिफिक ग्रेविटी क्यों कम हो जाती है? आरबीसी के कम होने से। देखिए, क्योंकि एनीमिया में जो आरबीसी काउंट है वो कम हो जाता है, तो इस वजह से ब्लड है हल्का हो जाता है, और हल्के होने को ही कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होना। इन्फेक्शन में डब्ल्यूबीसी काउंट क्यों बढ़ जाता है? डिफेंस रिस्पॉन्स के कारण, क्योंकि बॉडी ज़्यादा डब्ल्यूबीसी बनाती है ताकि बैक्टीरिया और वायरस से लड़ सके। प्लेटलेट्स कम होने पर पेशेंट को नाक से खून क्यों आता है? क्लॉट फॉर्मेशन ठीक से नहीं होता। देखिए, प्लेटलेट्स होते हैं वो प्लग बनाने का काम करते हैं, और अगर ये कम बनेंगे तो ब्लीडिंग नहीं रुकेगी। किडनी फेलियर में ब्लड टॉक्सिक क्यों हो जाता है? क्योंकि वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव नहीं हो पाते। देखिए, जो ब्लड है वो यूरिया केराटिन किडनी तक ले जाता है, और किडनी अगर काम न करे तो ये ब्लड में ही जमा हो जाते हैं। फीवर में स्किन लाल क्यों हो जाती है? ब्लड वेसल के डायलेट होने से। देखिए, हीट बाहर निकलने के लिए ज़्यादा जो ब्लड है वो स्किन में आता है, और इस वजह से फीवर में स्किन लाल हो जाती है। सीवियर डायरिया में ब्लड पीएच एसिडिक क्यों हो सकता है? क्योंकि बफर लॉस और डिहाइड्रेशन के कारण। देखिए, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस से एसिड बेस बैलेंस बिगड़ जाता है, और इसी वजह से ब्लड का पीएच एसिडिक हो जाता है। पॉलीस्थीमिया में हार्ट पर लोड क्यों पड़ता है? क्योंकि पॉलीस्थीमिया में थिक ब्लड को पंप करना हार्ट के लिए मुश्किल होता है, और इस वजह से हार्ट ज़्यादा मेहनत करता है। लीवर डिजीज में क्लॉटिंग प्रॉब्लम क्यों हो जाती है? क्योंकि फाइब्रिनोजेन और कई क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो लीवर में ही बनते हैं। अब देखिए, ब्लड का जो फेज़ 1 है, बेसिक फाउंडेशन, वो कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम फेज़ 2 को पढ़ेंगे।